मानव अंतःस्रावी तंत्र में अब हम पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। जब हम अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो आप लोगों को जब मैंने ग्रंथियों के प्रकार बताए थे तब बताया था कि ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई थी, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो ये जो अग्नाशय होती है, ये अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथियां किसको कहा था? ऐसी ग्रंथि जिसके द्वारा बनने वाले पदार्थों का परिवहन करने के लिए कुछ पदार्थों का परिवहन तो नलिका के द्वारा हो और कुछ पदार्थों का परिवहन रक्त के द्वारा हो, तो ऐसे ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय ना तो अंतःस्रावी है ना बाह्यस्रावी है, ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि की हम बात करते हैं उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति में होती है एंडोडर्मल, यानी भ्रूणीय अवस्था में एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति। तो अग्नाशय ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पत्ती के समान और कहां पर होती है? आमाशय और ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। आमाशय व ग्रहणी के मध्य स्थित। अब ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी छोटी आंत्र का भाग होता है। तो आमाशय और ग्रहणी के मध्य स्थित पत्ती समान संरचना कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि को एक्चुअल कंडीशन में हम पूरी तरह से कहां पर पढ़ चुके हैं? पाचन तंत्र में। तो अब इस अग्नाशय ग्रंथि को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सपोज दैट यहां पर मानिए ये कौन है? आमाशय है, ठीक है। अब ये जो आमाशय वाला भाग है, इस आमाशय के नीचे की ओर यहां से उत्पन्न होती है छोटी आंत्र। अब ये जहां से छोटी आंत्र उत्पन्न होकर आ रही है, तो इस छोटी आंत्र का ये जो प्रारंभिक भाग है, यही प्रारंभिक भाग किस आकार का है? सी आकार का। और ये जो सी आकार का भाग है, यही सी आकार का भाग कहलाता है ग्रहणी, और इसी ग्रहणी को कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। तो ये ग्रहणी का पहला भाग, छोटी आंत्र का पहला भाग ग्रहणी या ड्यूडेनम। अब उसके ऊपर की ओर यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन है? स्टमक। और इस स्टमक को हम क्या कहते हैं? आमाशय, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आमाशय हो गया और ये ग्रहणी हो गई, और इन दोनों भागों के बीच में इस प्रकार से एक पत्ती समान संरचना पाई जाती है। यही पत्ती समान संरचना कौन है? अग्नाशय। तो अग्नाशय की लोकेशन, इनकी स्थिति की बात करें तो स्थिति आमाशय और ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। अब ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय ग्रंथि से निर्माण होता है अग्नाशय रस का। किसका निर्माण होता है? अग्नाशय रस। अब ये जो अग्नाशय रस बना है, इस अग्नाशय रस का परिवहन करने के लिए इस अग्नाशय ग्रंथि की खुद की नलिका पाई जाती है। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि की नलिका है, इस नलिका को हम अग्नाशय नलिका कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से बनने वाले अग्नाशय रस का परिवहन करने के लिए कौन पाई जाती है? अग्नाशय नलिका पाई जाती है। अब थोड़ा सा आप लोगों को और याद हो तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इस आमाशय के ऊपर की ओर एक इस प्रकार की संरचना होती है। अब ये जो संरचना है, ये संरचना कौन है? यकृत। इस यकृत में कितनी पालियां हैं? 2 पालियां, एक दाई पाली और एक बाई पाली। अब इस यकृत की ये जो दाई पाली है, इस दाई पाली में इस प्रकार की संरचना आप लोगों ने पढ़ी है, और इस संरचना को कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। क्या कहते हैं? पित्ताशय। अब ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से निकलकर आती है पित्त वाहिनी, और ये जो यकृत है, इस यकृत से निकलकर आती है यकृत वाहिनियां। अब ये यकृत वाहिनियां और ये पित्त वाहिनी दोनों मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है। अब ये जो एक नलिका बनी है, इसी एक नलिका को कहते हैं मूल पित्त वाहिनी। क्या कहते हैं हम? मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त वाहिनी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। और इसी कॉमन बाइल डक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट में CBD। तो यहाँ पर मूल पित्त वाहिनी का निर्माण किससे हुआ? पित्ताशय से आने वाले पित्त नलिका और यकृत से आने वाली यकृत नलिका के द्वारा। अब ये जो मूल पित्त वाहिनी है, ये मूल पित्त वाहिनी आकर जुड़ जाती है अग्नाशय नलिका से। किससे जुड़ गई? अग्नाशय नलिका से। और अग्नाशय नलिका से जुड़ने के बाद में इन दोनों से एक नलिका का निर्माण होता है। अब ये जो एक नलिका बनी है, इस एक नलिका को कहते हैं यकृत अग्नाशय नलिका। क्या कहते हैं? यकृत अग्नाशय नलिका। और ये जो यकृत अग्नाशय नलिका है, ये यकृत अग्नाशय नलिका कहां पर खुल रही है? छोटी आंत में।
देख रहे हो आप, ग्रहणी भाग में खुल रही है। अब छोटी आंत में जब खुल रही है तो यहाँ पर इन पदार्थों का देखो, यहाँ से जो भी भोजन आएगा वो भोजन यहाँ से किस में प्रवेश कर सकता है, अग्नाशय में प्रवेश कर सकता है, लेकिन भोजन को अग्नाशय में जाने देना है क्या, नहीं जाने देना। तो इस कारण यहाँ पर एक छोटी संरचना, एक अवरोधनी उपस्थित होती है। उस अवरोधनी को कहते हैं ओडी की अवरोधनी। और ये ओडी की अवरोधनी क्या काम करवाती है, ये ओडी की अवरोधनी भोजन को अग्नाशय में जाने से रोकने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यकृत, यकृत से पित्ताशय, पित्ताशय से कौन निकल कर आई, पित्तवाहिनी, और यकृत से कौन आ रही है, यकृत वाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करवाती है, मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी अग्नाशय ग्रंथि की नलिका से मिलकर यकृत अग्नाशय नलिका, और यकृत अग्नाशय नलिका के द्वारा ग्रहणी भाग में खुल जाती है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब सुनिएगा, आप लोगों को ये सारी संरचना तो समझा दी। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के जब हम यहां से संरचना की बात करते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं, तो जब हम इसके भागों की बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि में दो भाग आप लोगों को बताए हैं। दो भागों में से पहला जो भाग है वो पहला भाग कौन सा है, बाह्य स्रावी भाग। अब ये जो बाह्य स्रावी भाग होता है, ये बाह्य स्रावी भाग कुल अग्नाशय ग्रंथि का लगभग कितना होता है, 98% होता है। बाह्य स्रावी भाग कितना होता है, 98%। अब ये जो बाह्य स्रावी भाग है, इस भाग को कहते हैं एसिनर भाग। क्या कहते हैं, एसिनर भाग। अब ये जो एसिनर भाग होता है, इस एसिनर भाग से जो द्रव बनता है उस द्रव को कहते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। और ये जो अग्नाशय रस बन रहा है, इस अग्नाशय रस में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो इस अग्नाशय रस में उपस्थित होता है जल, इस अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं लवण, और इस अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं निष्क्रिय एंजाइम। ठीक है, कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब अग्नाशय ग्रंथि में एंजाइम बनते हैं तो वो एंजाइम, पाचक एंजाइम कैसे होते हैं, निष्क्रिय। क्यों, क्योंकि अगर यदि ये सारे एंजाइम यहीं पर सक्रिय होते तो अग्नाशय ग्रंथि का ही पाचन कर देते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि का पाचन हो जाता तो फिर उसके बाद में आगे पाचन की क्रियाविधि या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, क्योंकि पाचन की क्रिया ही संपन्न नहीं होती। अब ये निष्क्रिय एंजाइम जैसे ही यहाँ से इस छोटी आंत में जाएंगे, इन एंजाइमों का क्या हो जाता है, सक्रियण हो जाता है, और सक्रियण होने के बाद में ये एंजाइम सक्रिय होकर जो अन्य भोजन के घटक हैं उन सभी घटकों का पाचन करते हैं। तो अब पहला भाग तो कौन सा हो गया, बाह्य स्रावी भाग। और इस भाग से रस को ले जाने के लिए कौन सी नलिका पाई जाती है, अग्नाशय नलिका पाई जाती है। दूसरे भाग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो दूसरा भाग होता है वो दूसरा भाग होता है अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग। अब इसका जो अंतःस्रावी भाग है, उस अंतःस्रावी भाग की खोज की थी लैंगरहैंस ने। किसने की थी, लैंगरहैंस ने खोज की थी। और लैंगरहैंस द्वारा खोज करने के कारण, ठीक है, अब जैसे एक समुद्र में छोटे छोटे टापू चारों तरफ बिखरे होते हैं, तो उस लैंगरहैंस ने क्या देखा कि ये जो अंतःस्रावी भाग है, ये अंतःस्रावी भाग इस अग्नाशय ग्रंथि में चारों ओर बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और इसी के कारण, इस लैंगरहैंस द्वारा खोज किए जाने के कारण उन भागों को नाम दिया है लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप। तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है, इसको क्या कहते हैं, लैंगरहैंस का द्वीप। अब ये लैंगरहैंस के द्वीप पूरी इस अग्नाशय ग्रंथि का लगभग कितना परसेंट होते हैं, 2% होते हैं। अब ये जो लैंगरहैंस के द्वीप है, इन लैंगरहैंस के द्वीपों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी, पहली जो कोशिका है वो पहली कोशिका कहलाती है अल्फा कोशिका। ठीक है, अब ये जो अल्फा कोशिका है, इस अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है, ग्लूकागोन। तो अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकला, ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन वसा का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, किस पदार्थ का बना होता है, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन से निर्मित होता है अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला ग्लूकागोन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन, ये ग्लूकागोन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है किम्बल एवं मर्लिन। किम्बल एवं मर्लिन ने इसकी क्या की, मर्लिन ने खोज की, किम्बल और मर्लिन ने खोज। अब ये हार्मोन क्या काम करवाता है, इस हार्मोन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाना।
रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाना, ग्लूकोज को बढ़ाना, चाहे कैसे भी हो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। अब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये क्या क्या काम कर सकता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर सकता है? तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो काम करता है, पहला काम तो ये कोशिका के ग्रहण को रोक देता है, यानी कोशिका द्वारा, सेल द्वारा जो भी ग्लूकोज का ग्रहण होता है उस ग्रहण को क्या कर देता है, ग्रहण को कम करता है, ग्रहण को कम करता है। अब कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा क्या काम करवाता है, हमारे शरीर में जो संग्रहित भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, उस ग्लाइकोजन से किसका निर्माण करवा देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। किससे, ग्लाइकोजन से। अब ग्लाइकोजन यहाँ पर टूटकर किसका निर्माण करवा रही है, ग्लूकोज का। इसी कारण इस प्रोसेस को, इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा किसका निर्माण करवा देता है, ग्लाइकोजन का निर्माण कर देता है। फिर तीसरा क्या काम करवा देता है कि जो प्रोटीन और वसा, प्रोटीन प्लस वसा, ठीक है, उस प्रोटीन और वसा से भी किसका निर्माण करवा देता है, ग्लूकोज। अब प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, लेकिन बिना कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों से भी किसका निर्माण करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है। तो इस क्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट, बिना कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है और इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये चाहे कैसा ही मेथड हो, उस मेथड के द्वारा ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और जब ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इसी कारण इस हार्मोन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, ग्लूकागोन, यानी वह हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अब ये ग्लूकागोन के बाद में दूसरा जो हार्मोन है वो दूसरा, अच्छा, ये किसका विरोधी होता है, ये विरोधी होता है इंसुलिन का विरोधी, यानी इंसुलिन का विरोध करता है, इंसुलिन का विरोध करता है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या होता है, कहां से निकलता है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं इस लैंगरहैंस के द्वीप की दूसरी कोशिकाएं। तो इस लैंगरहैंस के द्वीप की जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं होती है बीटा कोशिकाएं। ठीक है, अब ये जो बीटा कोशिकाएं हैं, इन्हीं बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है ये भी किस प्रकार का हार्मोन है, यह भी है प्रोटीनीय हार्मोन। अब इस प्रोटीनीय हार्मोन की खोज किसने की, तो सबसे पहले इस खोज का श्रेय जो जाता है, ये देखने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है बेटिंग और बेस्ट। सबसे पहले किसने देखा, बेटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका क्रिस्टलीकरण, यानी इसके रवे किसने तैयार किए, क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण किया एबल ने, क्रिस्टलीकरण एबल। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसकी प्रकृति, यानी ये किसका बना होता है, तो प्रकृति का ज्ञान दिया है सेंगर ने। ठीक है, तो यहाँ पर सेंगर, और ये सेंगर ने क्या बात बताई कि इंसुलिन किस प्रकृति का होता है, प्रोटीनीय प्रकृति का होता है। तो इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है, प्रोटीनीय हार्मोन है। खोज किसने की, बेटिंग और बेस्ट ने। इसका क्रिस्टल किसने बनाया, एबल ने। और इसकी प्रोटीनीय प्रकृति के बारे में किसने बताया, सेंगर ने। और इस कार्य के लिए सेंगर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया। किसको, सेंगर को। क्यों, इंसुलिन की प्रोटीनीय प्रकृति के बारे में बताने के लिए। अब ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन जब बनता है तो इंसुलिन के निर्माण के समय इसमें 3 प्रोटीन श्रृंखलाएं होती है। कितनी प्रोटीन श्रृंखलाएं होती है, 3। आप लोगों को ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि जनरली ये बायोटेक्नोलॉजी में काम में आती है। तो अब इसमें 3 जो प्रोटीन श्रृंखलाएं हैं, उनमें एक होती है ए, एक होती है बी और एक होती है सी। ठीक है, अब जब तक ये, अच्छा, ये ए और बी आपस में इस प्रकार से डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। कौन से बंधों के द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। अब यहाँ पर तीनों के तीनों प्रोटीन हो गई, ए बी और सी। ठीक, अब उसके बाद में ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन होता है निष्क्रिय, यानी जब तक इसके साथ में ये सी श्रृंखला जुड़ी हुई है, ये क्या होता है, निष्क्रिय। और जो निष्क्रिय इंसुलिन होता है, उसी इंसुलिन को हम कहते हैं प्रो इंसुलिन।
क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन का जब प्रो इंसुलिन से जब सक्रिय इंसुलिन का निर्माण होता है तो उस समय ए और बी ये दोनों तो आपस में जुड़ी रह जाती है, ए और बी तो दोनों आपस में जुड़ी रह जाती है और सी प्रोटीन श्रृंखला यहां से अलग होकर बाहर निकल जाती है। अब इस समय ये निष्क्रिय क्या है, सॉरी सक्रिय क्या है? इंसुलिन है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंसुलिन की संरचना। ठीक, अब ये इंसुलिन क्या काम करवाता है? तो इंसुलिन का काम, जो मुख्य काम है, वो मुख्य काम ये है, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, उस ब्लड में आवश्यकता से ज्यादा जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के स्तर को कम करना, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को कम करना। अब ये ग्लूकोज को कम करने के लिए क्या क्या काम करवाएगा? ग्लूकोज को कम करने के लिए पहला काम क्या करवा सकता है? ग्लूकोज को किस में बदल दे? ग्लूकोज को बदल दे ग्लाइकोजन में। किस में बदल दे? ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया। ग्लाइकोजन आपको मालूम हो तो जंतु कोशिकाओं में संग्रहित भोजन होता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया और इस ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो पहली प्रोसेस तो क्या करवा दी? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस से किसका निर्माण करवा दिया? ग्लाइकोजन का। अब ये ग्लाइकोजन कहां पर सुरक्षित रहता है? ये सुरक्षित रहता है लीवर में और ये सुरक्षित रहता है मसल्स में। लीवर और मसल्स में सुरक्षित रहता है कौन? ग्लाइकोजन। तो पहला काम तो क्या करवा दिया? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम कोशिका द्वारा उपयोग की दर को बढ़ा देता है। उपयोग बढ़ाना। अब कोशिका जल्दी जल्दी ग्लूकोज का उपयोग करेगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा क्या काम करवाता है? ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से रूपांतरण के द्वारा, यानी इसके द्वारा उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम में लेकर इससे किसका निर्माण करवा दे? इससे आगे जाकर यानी रूपांतरण द्वारा किसका निर्माण करवा देता है? उपापचय क्रियाओं में या ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग कर लेता है। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा ये जो ग्लूकोज की इंसुलिन है, ये इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है और ये ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकागोन है, ये ग्लूकागोन तो क्या काम करवाता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। तो दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी हार्मोन होते हैं। कौन किसका विरोधी है? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन होते हैं। अब यहाँ पर ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। अब अगर यदि मान लो क्या हो, शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन ही कम हो जाए, यानी अब इंसुलिन कम हो गया, कम होने पर अब इंसुलिन कम हो गया तो फिर उसके बाद में क्या होगा? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने वाला कम हो गया तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो आपको मैंने उत्सर्जन में बताया था कि जो आवश्यकता से अधिक पदार्थ होते हैं उनको हमारी किडनी मूत्र के साथ में उत्सर्जन करती है। तो अब यहां से ग्लूकोज किसके साथ में चला जाएगा? ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर, मूत्र के साथ शरीर से बाहर चला जाएगा और साथ बाहर चला गया तो इसी बीमारी को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। और ये जो ग्लाइकोसूरिया बीमारी है इसी को आप लोगों ने नाम दिया है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं इसको? डायबिटीज मेलिटस। और इसी को कहते हैं मधुमेह और इसी को सामान्य भाषा में कहते हैं शुगर। ठीक है, तो मूत्र के साथ में शर्करा या ग्लूकोज का बाहर जाना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया या डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। अभी ये जैसे मान लो मैंने खाना खाया और खाना खाते ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा और उस ग्लूकोज को मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया तो अब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। तो वो ग्लूकोज कहां से आएगा? तो अब ग्लूकोज शरीर कहां से उत्पादन करेगा? वसा के अपघटन से। अब वसा के अपघटन से जब ग्लूकोज बनेगा तो उस अपघटन के समय किसका निर्माण होएगा? कीटोन काय का निर्माण होगा। और ये कीटोन काय का जब निर्माण हो रहा है तो इसको कहते हैं कीटोनूरिया।
क्या कहेंगे, कीटोनूरिया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से ये इंसुलिन की मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, अब इस मधुमेह के उपचार के लिए क्या करते हैं, इस मधुमेह के उपचार के लिए ध्यान से सुनना, उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। उपचार के लिए क्या काम में लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन। अब जब उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन काम में ले रहे हैं तो अब यहाँ पर इस इंसुलिन के एक निश्चित मात्रा को काम में लेना होता है। अगर यदि क्या हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन को शरीर में प्रवेश करवा दे, तो अगर यदि अधिक इंसुलिन डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, अधिक इंसुलिन शरीर में प्रवेश करवा दिया, अधिक इंसुलिन लेने पर क्या हो जाएगा, अधिक इंसुलिन लेने पर रक्त से, ब्लड से क्या हो जाएगा, ब्लड से ग्लूकोज कम, और ब्लड से ग्लूकोज जैसे ही कम होगा तो हमारे जो टिश्यू है, जैसे ब्रेन है और अन्य जो भी टिश्यू, ब्रेन और टिश्यू, उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और टिश्यू को ग्लूकोज नहीं, और जैसे ही उनको ग्लूकोज नहीं मिला तो उससे क्या हो जाएंगे, ये ऊतक मृत होने लग जाएंगे। और इन ऊतकों का मृत होना, ऊतक मृत, और इन्हीं ऊतकों का मृत होने पर व्यक्ति की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये मृत्यु किसके कारण लगी है, ये इंसुलिन का झटका या इंसुलिन की अधिक मात्रा होने के कारण लगी है। इस कारण इसको इंसुलिन शोक कह देते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलिन शोक। और इंसुलिन का शोक देने के कारण ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, और ग्लूकोज की मात्रा कम होना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको हाइपोग्लाइसेमिक स्ट्रोक भी कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक स्ट्रोक भी कहते हैं। तो अगर यदि आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन दे दिया तो वो इंसुलिन ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है उस सभी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, जिससे ब्रेन, किडनी, जो भी हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, उन एसेंशियल ऑर्गन्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और उनकी डेथ होने से व्यक्ति की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं, इंसुलिन शोक या हाइपोग्लाइसेमिक शोक कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि से दो हार्मोन मुख्य निकल रहे हैं, एक तो ग्लूकागोन जो कहां से निकल रहा है, अल्फा कोशिकाओं से, और दूसरा होता है इंसुलिन जो कहां से निकलता है, बीटा कोशिकाओं से। ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। उसके बाद में तीसरी जो कोशिकाएं होती है वो तीसरी कोशिकाएं होती है डेल्टा या गामा कोशिका। अब ये जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ये जो सोमेटोस्टेटिन है, ये सोमेटोस्टेटिन इस इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का ही क्या करवाता है, संदमन, यानी इन दोनों की मात्रा को नियमित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप लोग अग्नाशय ग्रंथि से तीनों हार्मोनों को देख सकते हैं। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के बाद में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे अंग जिनका उद्देश्य, जो बने तो किसी दूसरे कार्य के लिए होते हैं, लेकिन उनमें से कभी कभी कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार का कोई हार्मोन स्रावित होता है। तो हमारे शरीर में ऐसे अंग कौन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तो नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोनों का स्राव करते हैं। तो जब हम इन अंगों की बात कर रहे हैं तो इन अंगों में पहला जो अंग है वो पहला अंग है वृषण। ठीक है, वृषण, और वृषणों को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। ये वृषण या टेस्टिस क्या होते हैं, सुनिए, ये वो पाए जाते हैं नर में। किस में उपस्थित होते हैं, नर में। और कितनी संख्या में होते हैं, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होते हैं दो। ठीक है, अब एक जोड़ी कहां पर स्थित होते हैं, तो ये होते हैं उदर गुहा से बाहर, उदर से बाहर। और उदर से बाहर किस में, उदर से बाहर स्थित होते हैं वृषण कोष में, उदर से बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। अब उदर से बाहर वृषण कोष में स्थित क्यों होते हैं, इसकी सारी की सारी जानकारी हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो हम केवल और केवल ये जानने वाले हैं कि इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन कहाँ से निकलता है और उस हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं नर की, तो नर में एक जोड़ी वृषण जो कहाँ पर होते हैं, वृषण कोष में, और कहाँ पर स्थित होते हैं, उदर गुहा से बाहर। जब इन वृषणों की
संरचना की बात करते हैं तो वृषण की जब हम अनुदैर्ध्य काट देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें कई वृषणीय कोष्ठ पाए जाते हैं। अब ये जो 200 से 250 वृषणीय कोष्ठ हैं, इन वृषणीय कोष्ठ में इस प्रकार से नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। अब ये जो नलिकाकार संरचनाएं हैं, इन्हीं नलिकाकार संरचनाओं को कहते हैं रेता नलिका। ध्यान से सुनिए, ये कौन सी नलिका है? रेता नलिका। और यही रेता नलिका वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती है। तो इस प्रकार से एक वृषण की संरचना हम देख रहे हैं, और इसकी जब हम इस प्रकार से अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो इसकी इस अनुदैर्ध्य काट में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसके अनुदैर्ध्य काट में ये रेता नलिकाएं इस प्रकार से हमारे को दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये कौन है विद्यार्थियों? ये संरचना है रेता नलिका, और इसी रेता नलिका को हम कहते हैं शुक्रजन नलिका। अब इस रेता नलिका की जब हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें कई यूं लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो लंबी कोशिकाएं हैं, इन लंबी कोशिकाओं को कहते हैं सरटोली कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? सरटोली कोशिका, सरटोली सेल। ठीक है। अब यहाँ पर इन सरटोली कोशिकाओं के बीच में दूसरी छोटी कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब ये जो छोटी कोशिकाएं हैं, ये छोटी कोशिकाएं कहलाती है जर्म सेल, जिनको हम कहते हैं जनन कोशिका। तो यहाँ पर कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई? 2 प्रकार की। एक तो लंबी कोशिका और दूसरी कौन सी है? सरटोली कोशिका। सरटोली कोशिका और जनन कोशिका। अब इन रेता नलिकाओं के बीच का ये जो भाग है, ये बीच का भाग इन नलिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो इनके बीच का ये जो भाग है, इस भाग को कहते हैं संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक कहेंगे? संयोजी उत्तक। अब ये जो संयोजी उत्तक है, इस संयोजी उत्तक के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं कोशिकाओं के समूह। अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं इन रेता नलिकाओं के बीच के अंतराल में उपस्थित है। इसी कारण इन कोशिकाओं को कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहेंगे? अंतराली कोशिका। ठीक है। और ये जो अंतराली कोशिका है, इसी अंतराली कोशिका का दूसरा नाम है लेडिग कोशिका। तो यहाँ पर लेडिग कोशिकाएं कहाँ पर होती है? रेता नलिकाओं के बीच बीच का जो खालिस्तान, जो संयोजी उत्तक होता है, उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? लेडिग या अंतराली कोशिका पाई जाती है। अब थोड़ा सा पीयूष ग्रंथि को याद कीजिए। उस पीयूष ग्रंथि के आप लोगों को इस प्रकार से एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली में 2 हार्मोन बताए थे। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो FSH और दूसरा निकलता है LH। तो यहाँ पर हम बात करें पहले किसकी? FSH की। तो यहाँ पर जो निकल कर आया है वो है FSH, और FSH के बारे में इसका पूरा नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन। और आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये हार्मोन नर और मादा दोनों में युग्मकों का निर्माण करता है। तो ये हार्मोन इस नर के वृषणों में आकर क्रिया करता है सरटोली कोशिका पर, और सरटोली कोशिका से कुछ ऐसे परिवर्तन करवाता है जिससे वो जनन कोशिका को क्या देती है? पोषण, यानी शुक्राणुओं को क्या उपलब्ध करवाएगी? पोषण। और पोषण प्रदान होने से इस FSH के प्रभाव में किसका निर्माण हो जाता है? इस FSH के प्रभाव में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो शुक्राणु नर के क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। इसी कारण FSH को हम युग्मक जन हार्मोन कहते हैं। तो युग्मक जन हार्मोन कौन सा है? FSH। फिर उसके बाद में यहां से दूसरा जो हार्मोन निकलता है, वो दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है? LH। अब ये जो LH हार्मोन है, ये LH हार्मोन आकर क्रिया करता है अंतराली कोशिका पर। किस पर क्रिया करता है? अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिका पर क्रिया करके इस अंतराली कोशिका से एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन सी कोशिकाओं से होता है? अंतराली कोशिकाओं से। कौन सा हार्मोन निकलवाता है? पीयूष ग्रंथि से आने वाला LH, जिसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका व्युत्पन्न होता है? ये व्युत्पन्न होता है कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न। किसका व्युत्पन्न है? कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न होता है। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न है तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा स्टेरॉइड हार्मोन। कैसा हो जाएगा? स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है। कैसा हार्मोन हो जाएगा? स्टेरॉइड। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करवाता है? ये टेस्टोस्टेरोन नर जो व्यक्ति होता है, उस नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। कौन से लक्षणों का? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण।
द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो जैसे दाढ़ी आना, ठीक है, दाढ़ी आना, मूछ आना, इसके अलावा पेशियों का अधिक विकसित होना, पेशी का विकास होना, इसके अलावा आवाज भारी होना, ये सारे के सारे किसके लक्षण है? ये सारे के सारे आवाज भारी होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं नर के। समझ में आ गई वाली बात? अब ये LH किस पर क्रिया कर रहा है? अंतराली कोशिका पर। इसी कारण नर में इसका दूसरा नाम भी है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। और अंतराली कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल पर क्रिया कर रहा है, इसी कारण इस LH का नर में दूसरा नाम पड़ जाता है ICSH। तो मादाओं में LH को ICSH नहीं कहते, केवल नर में ही क्या कहते हैं? ICSH कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंतराली कोशिका की क्रिया को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। किस हार्मोन के प्रभाव में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में निकलता है। समझ में आ गई ये वाली बात? याद रह जाएगी। FSH तो किस पर क्रिया करता है? सर्टोली कोशिका पर। और LH किस पर क्रिया करता है? अंतराली कोशिका पर। अब इस वृषण के बाद में दूसरा जो अंग है, वो दूसरा अंग है अंडाशय। अंडाशय को कहते हैं ओवेरी, ठीक है। अब ये जो अंडाशय या ओवेरी है, ये ओवेरी उपस्थित होते हैं मादा में। किसमें उपस्थित होते हैं? मादा में। अब ये मादा में कहां पर? मादा के उदर गुहा में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? उदर गुहा में। और संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। यानी ये अंडाशय भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन ये कहां पर स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। जब इन अंडाशयों की संरचना देखते हैं तो अंडाशयों की संरचना में 2 भाग होते हैं। इसका एक तो बाहर वाला भाग और दूसरा अंदर वाला भाग। तो इस अंडाशय का जो बाहरी भाग है, ये बाहर वाला भाग तो कहलाता है कोर्टेक्स। क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग होता है, ये भाग कहलाता है मेडुला। बाहर वाला तो क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। और अंदर वाला क्या कहलाता है? मेडुला। अब यहाँ पर इस अंडाशय में अंडाणुओं का परिपक्वन मैं पूर्ण रूप में नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतनी बातें बताऊंगा कि इस अंडाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, उस हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, केवल उस हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, वो हार्मोन किस हार्मोन के प्रभाव में निकलता है, केवल यही बातें बताऊंगा। बाकी अंडाणु का नाम, प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका, ये सारी संरचनाएं हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र में। तो यहाँ पर बाहर वाला भाग तो कौन सा है? कोर्टेक्स। और अंदर वाला भाग कौन सा है? मेडुला। अब ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में कई अंडाणु पहले से ही पड़े हुए होते हैं। इनका निर्माण इस लड़की के जन्म से पूर्व ही हो जाता है। इनको कहते हैं प्राथमिक oocyte। क्या कहते हैं? प्राथमिक oocyte, ठीक है। ये कौन है? प्राथमिक oocyte। अब ये जब प्राथमिक oocyte है, तो अब इस लड़की में जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, तो पीयूष ग्रंथि से, फिर वही पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग? अग्रपाली। उस अग्रपाली से निकलता है FSH। ये FSH आकर किस पर क्रिया करता है? इन oocyte पर क्रिया करता है और इन पर क्रिया करके इनके परिपक्वन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर FSH क्या काम करवा रहा है? FSH oocyte का क्या करवा रहा है? oocyte का परिपक्वन करवा रहा है। अब ये oocyte का परिपक्वन करवा रहा है और यही oocyte किसका निर्माण करवाएगी? अंडाणु का। आगे इसी में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। तो अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक। तो इस प्रकार से FSH मादा युग्मकों के निर्माण को प्रेरित कर रहा है। अब यहाँ पर ये जैसे जैसे इसका परिपक्वन होगा तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से कोशिकाएं जमा होती जाएगी। अब ये जो चारों तरफ कई कोशिकाएं जो जमा हो रही है, इन कोशिकाओं को कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? ग्रेनुलोसा कोशिका। और इन ग्रेनुलोसा कोशिका का जो स्तर है, इस ग्रेनुलोसा कोशिका के स्तर को कहते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के स्तर को क्या कहेंगे? थीका। अब ये थीका भी 2 होते हैं, बाहर वाला थीका और अंदर वाला थीका। अंदर वाला कहलाता है इंटरना, बाहर वाला क्या कहलाता है? एक्सटर्ना। वो हम सारी संरचना पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र में। अब ये जो थीका की कोशिकाएं होती है, इन्हीं थीका कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन क्या काम करवाता है? ये एस्ट्रोजन
मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करवाता है। किसका नियंत्रण करवाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। जबकि नर में कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर आगे इसका क्या हो जाता है? इसका परिपक्वन पूर्ण हो जाता है। अब जैसे इसका परिपक्वन पूर्ण होता जाएगा तो इसमें इस प्रकार से कैविटीज बन जाएगी, और जैसे इसका परिपक्वन पूरा हुआ तो परिपक्वन पूरा होते ही यहां पर इसको अब हम कहते हैं ग्राफियन पुटिका, यानी पूर्ण विकसित जो पुटक होती है उसी पूर्ण विकसित पुटिका को कहते हैं ग्राफियन पुटिका। ठीक है। अब ये जब ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो गया तो ग्राफियन पुटिका का निर्माण होते ही इस पीयूष ग्रंथि से दूसरा हार्मोन निकल कर आता है जिसका नाम है LH। अब आप लोगों को इस LH का कार्य मालूम हो तो मैंने कहा था कि ये LH द्वितीयक oocyte को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहाँ पर LH आकर क्रिया करेगा और LH क्रिया करके इस अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकाल देगा। और ये जो अंडाणु बाहर आया है ये इस समय कौन सी अवस्था में होता है? इस समय ये है द्वितीयक oocyte अवस्था में। अब अंडाणु अंडाशय से बाहर आया है तो अंडाणु का अंडाशय से बाहर आना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्जन। तो LH का पहला कार्य तो क्या हो गया? अंडोत्सर्जन का, और इसी क्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में किसका योगदान हुआ? LH का। ठीक है। अब ये जो संरचना है ये संरचना तो निकलकर अंडाशय से बाहर आ गई, लेकिन इसके चारों तरफ का ये जो येलो पार्ट है ये येलो पार्ट तो अंदर बच गया कि नहीं बच गया? तो ये जो अंदर बचा हुआ येलो पार्ट है ये येलो पार्ट एक संरचना का निर्माण कर लेता है। अब ये जो संरचना बनी है इसी संरचना को कहते हैं पीत पिंड। क्या कहते हैं? पीत पिंड। और ये जो पीत पिंड है इसी पीत पिंड को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम का क्या कर लेता है? निर्माण। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है इस कार्पस ल्यूटियम का निर्माण भी कौन करवाता है? LH। और इसी कार्पस ल्यूटियम से दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि जो मादा प्राणी होते हैं उन मादा प्राणियों में एस्ट्रोजन तो कौन निकालती है? एस्ट्रोजन तो निकालती है थीका की ग्रेनुलोसा कोशिका, और प्रोजेस्टेरोन कौन निकालती है? कार्पस ल्यूटियम। अब ये प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की मरम्मत करता है। गर्भाशय की मरम्मत करता है और गर्भाशय की मरम्मत कर उसको रोपण के लिए तैयार करता है। उसको रोपण के लिए तैयार। रोपण क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो भ्रूण मां के गर्भ से जब जुड़ता है, गर्भाशय से जब जुड़ता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रोपण। तो किसके लिए तैयार करता है? रोपण के लिए तैयार करता है। मान लो निषेचन नहीं हुआ तो भ्रूण का निर्माण होगा क्या? नहीं। अब जब भ्रूण नहीं है तो गर्भाशय की आवश्यकता पड़ेगी क्या? या गर्भाशय के इस स्तर की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। तो उस कंडीशन में ये कार्पस ल्यूटियम वापस से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने पर क्या परिवर्तन होंगे? ये सारे की सारी बातें हम पढ़ेंगे कहां पर? ये पढ़ेंगे हम मानव जनन में। तो अब तक इस अंडाशय से कितने हार्मोन निकले? 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो दोनों के दोनों हार्मोन है, ये दोनों के दोनों हार्मोन किस प्रकार के हार्मोन है? स्टेरॉयडल हार्मोन है। स्टेरॉयडल हार्मोन का मतलब क्या हो गया? दोनों किसके व्युत्पन्न है? दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न है। ठीक है। अब ये जो अंडाशय है इस अंडाशय से एक प्रोटीनीय हार्मोन भी निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोटीनीय। अब वो प्रोटीनीय हार्मोन कब निकलता है? वो निकलता है प्रसव के समय। अच्छा, प्रसव क्या कहलाता है? जब बच्चा मां के गर्भाशय से बाहर आता है तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के समय एक प्रोटीनीय हार्मोन निकलता है। उस प्रोटीनीय हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। प्रोटीनीय हार्मोन कौन सा निकलता है? रिलैक्सिन का स्राव होता है। और ये रिलैक्सिन क्या काम करवाता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन जनन छिद्र या जनन नाल को आकार में बड़ा कर देता है जिससे बच्चा आसानी से मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोनों का स्राव होता है। अब इस अंडाशय के बाद में जो अन्य अंतःस्रावी भागों की बात करें तो वो अन्य अंतःस्रावी भागों में आता है प्लेसेंटा। आप लोगों
लोगों ने खूब सुना होगा, ये जो प्लेसेंटा है इसी प्लेसेंटा को हम कहते हैं अपरा। तो ये अपरा या प्लेसेंटा क्या होती है, सुनो, ये होती है माता एवं जो शिशु होता है, शिशु, उस माता एवं शिशु के मध्य योजक होती है। यानी जो माँ और बच्चा होता है उन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करवाती है, प्लेसेंटा करवाती है। अब इस प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है सुनिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जैसे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है, अब यहाँ से ये गर्भाशय की भित्ति है, गर्भाशय की भित्ति, ठीक है। अब इस गर्भाशय की भित्ति से इस प्रकार का एक उभार पाया जाता है। अब ये जो उभार बना है, यही उभार कौन है, यही उभार है प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा के अंदर यहां से इस प्रकार से इससे निकली होती है एक नलिकाकार या नाल, ठीक है। और इसी नलिकाकार संरचना को कहते हैं नाभि रज्जु, नाभि रज्जु। और इसी को अंग्रेजी में या बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जिसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। और इसी से आगे की ओर जुड़ा रहता है ये भ्रूण, यानी परिवर्तनशील भ्रूण। समझ में आई ये वाली बात। तो अब ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा माता को बच्चे से जोड़े रखने का काम करती है, या ऐसे कहें बच्चे को मां के गर्भ से जोड़े रखने का काम करती है। कौन, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इस प्लेसेंटा से निकलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। कैसे हार्मोन निकलते हैं, स्टेरॉइड, यानी कई हार्मोन तो होते हैं कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न। अब ये कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न हार्मोनों की जब हम बात करते हैं तो इनमें एक तो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एस्ट्रोजन के साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करवाता है, ये प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है, यानी बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक बना रहे, उस काम को कौन कंप्लीट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। अब दूसरे कई हार्मोन जो होते हैं, वो कुछ हार्मोन होते हैं प्रोटीनीय प्रकृति के। कौन से होते हैं, प्रोटीनीय हार्मोन। अब जब हम प्रोटीनीय हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोटीनीय हार्मोनों में जो पहला हार्मोन है, उस पहले हार्मोन का नाम है HCG। क्या नाम है, HCG। और HCG को हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब आप लोग जब देखेंगे तो ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन केवल और केवल कहां से निकलता है, प्लेसेंटा से, सही है। इसके अतिरिक्त और किसी भाग से नहीं निकलता। इसी कारण इस हार्मोन की मूत्र में उपस्थिति के आधार पर, मूत्र में उपस्थिति के आधार पर गर्भावस्था परीक्षण किया जाता है, यानी गर्भ है, यानी गर्भवती है या गर्भवती नहीं है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट किसके आधार पर किया जाता है, उस महिला के मूत्र में इस HCG की उपस्थिति के आधार पर। अगर यदि HCG उपस्थित है तो वो महिला प्रेग्नेंट है, और अगर यदि नहीं है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के आधार पर भी तो कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो तो सामान्य अवस्था में अंडाशय से भी स्रावित होते हैं। इस कारण हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के आधार पर गर्भावस्था का पता नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद में दूसरा जो हार्मोन है, वो दूसरा हार्मोन है HPL। इसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या काम करवाता है, ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये गर्भावस्था में स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथि के विकास को प्रेरित करता है, विकास का प्रेरण। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित क्यों करता है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि स्तन ग्रंथियां क्या काम करवाती है, जो नवजात शिशु होता है उस नवजात शिशु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, नवजात शिशु को पोषण प्रदान करती है। कौन, स्तन ग्रंथियां। जब स्तन ग्रंथियां उस नवजात को पोषण प्रदान कर रही है तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसको पोषण चाहिएगा, तो पोषण के लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए क्या, स्तन ग्रंथियां डेवलप होनी चाहिए। इस कारण ये HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो अब तक हमने कौन कौन से अंग पढ़ लिया, वर्षण पढ़ लिया, अंडाशय पढ़ लिया और
प्लेसेंटा पढ़ ली। अब इसके अलावा आगे की अगर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो अंग है वो नेक्स्ट अंग है किडनी। ठीक है, कौन है? किडनी। जब हम किडनी की बात करते हैं तो आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र में बताया था कि किडनी में एक कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं जेजी उपकरण, जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण, जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण होता है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण क्या काम करवाता है? इस उपकरण से दो हार्मोन निकलते हैं। इससे जो एक हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है रेनिन, ठीक है, और दूसरा जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। आप लोगों को पहले भी बताया, इरिथ्रोपोइटिन, और दूसरा कौन सा है? रेनिन। ये जो रेनिन है ये काम में आता है रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया में। किसमें काम में आता है? रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया में। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया क्या होती है? ये क्रिया आप लोग पढ़ेंगे वृषण का नियम, सॉरी, वृक्क का या किडनी का नियमन, रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया में। ठीक है, कि किस प्रकार से किडनी अतिप्रासरी अल्पप्रासरी मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? रेनिन। ठीक है, जो कि एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलने का काम करता है। दूसरा इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या काम करवाता है? इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का निर्माण करता है। तो इरिथ्रोपोइटिन का कार्य क्या होता है? आरबीसी का निर्माण। यानी हमारे शरीर में जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो आरबीसी की मात्रा कम होने पर इरिथ्रोपोइटिन का स्राव होता है। ये इरिथ्रोपोइटिन कहां से निकलता है? किडनी से। तो इस प्रकार से, अच्छा, इसके अतिरिक्त स्किन भी होती है, कुछ हार्ट से भी निकलते हैं जिसको हम ANF एंटी नेट्रेटिक फैक्टर कहते हैं। स्किन से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है जो किसका रूपांतरण होता है? कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल किसका रूपांतरण है? स्टेरॉइड का रूपांतरण है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिए हैं सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन और उन हार्मोनों के कार्य। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये हार्मोन लक्ष्य अंग में, यानी जो टारगेट ऑर्गन है, उस टारगेट ऑर्गन में जाने के बाद में किस प्रकार से कार्य संपन्न करते हैं। यानी अब हम आगे पढ़ेंगे हार्मोनों की क्रियाविधि।